मित्रों, आज 8वें लेक्चर में यूपी स्पेशल के हम देखेंगे वन्य जीव उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट सर्विस रिपोर्ट 2023। तो 2023 में जो उत्तर प्रदेश का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आया वो, तो उत्तर प्रदेश में वन की सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं क्या है। मुख्य विशेषताएं: पेड़ों का घनत्व, जहाँ पेड़ों की संख्या इतनी अधिक हो कि उनके ऊपर का हिस्सा कैनोपी, एक छत बना ले, ठीक है ना। तो जैसे किसी जगह पे अगर आप पेड़ लगा रहे हैं तो उसका ऊपरी हिस्सा ऐसे नहीं कि एक दूसरे के बीच में गैप बने, ठीक। पेड़ों की सघनता इस प्रकार से हो कि ऊपर कैनोपी बन जाए। कैनोपी मतलब एक छाता या छत बन जाए, ठीक। जैव विविधता: वन केवल पेड़ों का समूह नहीं है बल्कि जंगली जानवरों, पक्षी, कीटों एवं सूक्ष्म जीवों का एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है। मतलब वहाँ केवल पेड़ नहीं पाए जाएंगे कैनोपी की तरह, बल्कि उसके नीचे जानवर, पशु, पक्षी, कीट और सूक्ष्म जीव भी पाए जाएंगे, छोटी मोटी झाड़ियाँ, ठीक। उसको वन कहा जाएगा। आधिकारिक परिभाषा: भारत के संदर्भ में भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट FSI। तो भारतीय वन सर्वेक्षण क्या कहता है कि फॉरेस्ट कवर 1 हेक्टेयर से अधिक वह क्षेत्र जहां पर वृक्षों का घनत्व 10% से अधिक हो उसे वन माना जाएगा। अब कोई भी भूमि ऐसा होना चाहिए जो 1 हेक्टेयर से थोड़ा ज़्यादा हो। आप पढ़े थे सीमांत और लघु किसान में ना, सीमांत किसान 0 से 1 हेक्टेयर, लघु किसान 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम किसान 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम किसान 4 से 10 हेक्टेयर और बड़े किसान 10+ हेक्टेयर। तो यहाँ अगर आपको वन बनाना है तो 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि होनी चाहिए और उसके 10% हिस्से पर कैनोपी की तरह पूरे एक फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, कैनोपी होना चाहिए, ट्री कैनोपी डेंसिटी। कैनोपी आप समझ गए, पेड़ों के ऊपरी पत्तों का एक छाता या छतरी, उसे कैनोपी कहा जाएगा। तो जगह कितनी होनी चाहिए? 1 हेक्टेयर से प्लस। अगर आप छोटा मोटा ज़मीन ले लिए और उस पर पेड़ लगा दिए तो उसे वन के अंतर्गत नहीं घोषित किया जाएगा। 1 हेक्टेयर लगभग ज़मीन हो और उसमें उसके 10% क्षेत्र पे ट्री कैनोपी हो। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। कैसी है जलवायु? उष्ण कटिबंध, मतलब यह हमेशा उष्ण कटिबंध में आता है। उष्ण कटिबंध क्या होता है? जो इक्वेटर से 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच में पाया जाता है, तो इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है ना। चाहे 23.5 डिग्री उत्तर और चाहे 23.5 डिग्री दक्षिण। भूमध्य रेखा से ऊपर कर्क रेखा तक और नीचे मकर रेखा तक, इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय, इसीलिए उष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। वर्षा की मात्रा और भौगोलिक स्थिति के आधार पर उत्तर प्रदेश के वनों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा। क्या? वर्षा कितनी होती है और यहाँ पे भौगोलिक स्थिति कैसी है, मतलब यहाँ की मृदा कैसी है, जलवायु कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, पवन कैसा है, क्या है, इन आधार पे 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है वनों को। पहला वन है उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन। तो पहला तो उष्ण कटिबंधीय आप जानिए क्या होगा, ठीक। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच में, ऊपर नीचे कर्क रेखा के बीच में जो कटिबंध पाया जाता है उसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। नम मतलब आर्द्र, यानी कि यहाँ वर्षा अच्छी होगी, ठीक है। और पर्णपाती वन किन्हें कहा जाता है? ऐसे वन जो वर्ष में एक बार, पर्णपाती वन किन्हें, जो वर्ष में एक बार अपने पूरे पत्तों को गिरा दें, ठीक, उन्हें पर्णपाती वन कहा जाएगा। अब उष्ण कटिबंध गर्म है और वर्षा भी अच्छी होगी और पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाएंगे, मतलब सदाबहारी वन नहीं होंगे। ये क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर तक होती है, जैसे तराई और भाबर। तो तराई बेल्ट आपने पढ़ा था, इधर सहारनपुर से लेके कुशीनगर तक का ऊपर का बेल्ट भाबर और तराई क्षेत्र का है। सबसे पहले भाबर, उसके नीचे तराई। तो ये वहाँ पे वर्षा पाई जाएगी 100 से 150 सेंटीमीटर। यानी नम कब होगी? जब वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर के आसपास होगी, ठीक। प्रमुख जिले बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, प्रभुगंज, साल, पलास, महुआ, सेमल, बांस, हल्दू, ठीक है। ये है साल,
एक साल, गूलर, पलाश, ये पलाश का पुष्प राजकीय पुष्प है, ठीक है। सेमल, बांस, बांस विनी क्षेत्र का है, ठीक है, जहाँ पे आर्द्र और नम, मतलब नम और पर्णपाती, बांस पर्णपाती में आता है, ठीक। ये गर्मियों की शुरुआत में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है ना। कब शुरुआत गिराते हैं अपनी पत्तियां? ग्रीष्म ऋतु की आरंभ में, ठीक। अब उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, तो यहाँ पे दूसरा जो है वो उष्ण तो कटिबंध है, लेकिन आर्द्र की जगह पे ये क्या हो गया? शुष्क, मतलब थोड़ा सूखा हो गया। अब गर्मी पड़ेगी लेकिन बारिश उतनी नहीं होगी। यह उत्तर प्रदेश में सबसे विस्तृत, सबसे ज़्यादा प्रकार का वन पाया जाता है, जहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है। मैदानी भाग मध्य और पूर्वी यूपी में पाया जाता है। नीम, पीपल, शीशम, आम, जामुन, आम्लतास, बेल, यहाँ के पेड़ों की ऊंचाई नम वनों की तुलना में कम होती है, ठीक। अब चूंकि उष्ण कटिबंधीय है, गर्मी तो रहेगी। वृक्षों को बढ़ने के लिए दो ही चीज़ चाहिए, तापमान और वर्षा। क्या क्या चाहिए? वर्षा प्लस तापमान। ये अगर अच्छा है तो पेड़ लंबे होंगे, और इसी में कमी आ गई तो पेड़ों की लंबाई घट जाती है। तो यहाँ पे वर्षा कम हो गई, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। तो शुष्क पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में पाया जाएगा, मतलब तराई से नीचे। और सर्वाधिक, सबसे विस्तृत वन, सबसे ज़्यादा वन कौन से पाए जाएंगे? शुष्क पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, पत्तियों को गिराने वाले सूखे क्षेत्रों के वन। यहाँ वर्षा होगी 70 से 100 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 70 से 100 सेंटीमीटर। और ये देखो, पीपल जानते ही हो, शीशम, शीशो सबसे अच्छी लकड़ी होती है फर्नीचर के लिए आमतौर पे। आम तो खाते ही हो, जामुन खाते ही हो, आम्लतास और बेल खाते ही हैं, है ना। नीम, पीपल, तो यहाँ पे हो गया आम, नीम, आम खा दतून करेंगे नीम की, फिर आम खाएंगे, ठीक। शुगर हो गया तो जामुन खा लेंगे, और गर्मी आ गया तो बेल पी लेंगे, बेल का शरबत ठंडा रखेगा। और शीशम, शीशम की लकड़ी का फर्नीचर बनवाएंगे, ठीक। आमलतास, अमलतास, ये क्या है देख लो इसकी। यहाँ के पेड़ों की ऊंचाई कम होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये शुष्क होंगे तो कम होंगी। अब तीसरा हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ। ये वन दक्षिणी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। बुंदेलखंड का इलाका, जैसे झांसी, महोबा, ललितपुर, जालौन, आगरा, मथुरा का क्षेत्र, ठीक है। बबूल, कीकर, खैर, कत्था, कंटीली झाड़ियाँ इत्यादि। पानी की कमी के कारण इन पेड़ों की पत्तियां छोटी और जड़ें बहुत लंबी होती हैं। तो अब देखो, फिर उष्णकटिबंधीय तो है, क्योंकि जलवायु ही उष्णकटिबंधीय उत्तर प्रदेश की। तो पहला था नम, दूसरा हुआ शुष्क, और तीसरा हुआ कंटीली। अब यहाँ पानी इतना कम हो गया कि पत्तियों की जगह पे निकलने लगे कांटे। पानी हुआ 50 से 70 सेंटीमीटर, ओके। अब यहाँ पे प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? अब देखो, ऊपर था तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र के कारण बन गया था नम पर्णपाती वन। नीचे आया मध्य क्षेत्र, तो हो गया। और नीचे पाए जाएंगे आपके शुष्क कंटीली, कंटीली झाड़ियाँ। बबूल में कांटा होता है, कीकर, खैर, कत्था, तो ये खैर याद करिएगा, खैर, खैर की लकड़ी, ये जो नवग्रह का हवन होता है ना, अर्का, पलाशा, खदिरस्तु, खैर मतलब ये मंगल ग्रह की शांति के लिए खैर की लकड़ी का हवन किया जाता है, ठीक। तो ये भी यानी कि शुष्क क्षेत्र का है, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। कत्था तो आप लोग जान ही गए हैं, पान खाने में इस्तेमाल होता है। अब पानी की कमी है तो पेड़ों की पत्तियां छोटी होंगी, क्योंकि पत्तियों से होता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन मतलब पानी, पेड़ों का पानी भाप बनकर उड़ जाता है, इसीलिए पत्तियों का आकार हो जाएगा छोटा, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन कम होगा। और जड़ें पानी को खोजने के लिए गहराई तक जाएंगी। तो ऐसे कौन से वन हैं या ऐसे कौन से क्षेत्र के वृक्ष हैं जिनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं और पत्तियां बहुत छोटी होती हैं? तो उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ, जो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में पाई जाएंगी, बुंदेलखंड क्षेत्र। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट 2023, ठीक है। 2023 में क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश के वन की, ठीक है। तो पहले बात, ये 18वीं रिपोर्ट है, 18th।
1987 से हर प्रत्येक 2 वर्ष पे, 1987 के बाद 2 वर्ष पे यह रिपोर्ट जारी किया जाता है और ये 18वीं रिपोर्ट है 2023 की। ठीक है, लेकिन दिसंबर 2024 में रिपोर्ट जारी की गई। 23 की स्थिति का आंकड़ा करते करते तो 24 ख़त्म ही हो जाएगा ना, तो 2024 में जारी किया गया, जबकि स्थिति रिपोर्ट क्या थी, 23 की थी, और 2 वर्ष पे जारी किया जाता है। और कब, 1987 से पहली बार जारी किया गया। तो प्रदेश का कुल वनावरण कितना है, 15,045 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 15,045.80 किलोमीटर स्क्वायर। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 6.24%, यानी कि 100 में से 6.6% हमारे स्टेट में क्या है, वन है। 1% राज्य का कितना है, 6.24। ठीक, याद रखिएगा। और 2021 की तुलना में 118 किलोमीटर स्क्वायर ये बढ़ा है, 118.43, यानी 2021 में से 2023 आते आते योगी जी ने 118.43 किलोमीटर जंगल लगा दिए। ग्रीनरी बढ़ रही है। कितना है, 15,045 किलोमीटर स्क्वायर। ये उत्तर प्रदेश का एरिया कितना है, यूपी का एरिया आपने पढ़ा था ना पहले लेक्चर में, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। इतना तो टोटल यूपी का एरिया है। अब उसमें 15,045 किलोमीटर बटे 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, ये है फॉरेस्ट बटे टोटल। अब देखेंगे सर्वाधिक वनावरण वाला क्षेत्रफल के आधार पर, मतलब क्षेत्रफल इन द सेंस, समझ रहे हो, प्रतिशत और क्षेत्रफल, किसके पास सबसे ज़्यादा एरिया में क्षेत्रफल के अनुसार, बहुत लंबा किलोमीटर में देखा जाए अगर किलोमीटर स्क्वायर में, तो किसके पास ज़्यादा है क्षेत्रफल का, मतलब किसके पास सबसे ज़्यादा किलोमीटर स्क्वायर का वन है। तो सबसे पहला सोनभद्र, दूसरा लखीमपुर खीरी और तीसरा है मिर्ज़ापुर। सोनभद्र आप जान रहे हैं यहाँ पे आएगा, जो नीचे ऐसे गिरा होता है। लखीमपुर खीरी यहाँ पे आएगा और मिर्ज़ापुर सोनभद्र से जस्ट ऊपर आएगा। ठीक, तो जैसे आप देखिए, ये हम मान लेते हैं रफ आइडिया यूपी का, तो ये क्षेत्र आपका जो है सोनभद्र हो गया, इसके जस्ट ऊपर हो गया मिर्ज़ापुर, और यहाँ आ गया लखीमपुर खीरी। ये पीलीभीत की जस्ट बाद है, पीलीभीत के बाद। ठीक, और इसके बाद आती है बहराइच। ठीक, तो पहला है सोना, फर्स्ट क्या है, सोना सोनभद्र, और दूसरा क्या है, लखीमपुर खीरी। सोना गया खीर खाने मिर्ज़ापुर की कालीन पर। सोनभद्र, खीर, मिर्ज़ापुर। ठीक, ये सबसे ज़्यादा इनके पास बहुत लंबे चौड़े एरिया में इनका क्षेत्रफल के आधार पे इनके पास वन है। ठीक, वैसे तो ये नहीं डाटा इम्पोर्टेंट है कि 2,400 कुछ, लेकिन देखना होगा तो थोड़ा बहुत देख लेना। वनावरण के मामले में, प्रतिशत के मामले में, प्रतिशत इन द सेंस, अब किसी का क्षेत्रफल ही कम है लेकिन उसने पूरे क्षेत्र में अपने वन लगा रखा है, तो उसका परसेंटेज अलग हो जाएगा। मतलब कितने में कितना, प्रतिशत मतलब कितने में कितना, अरे इतने में इतना, इतना था और मैंने इतना वन लगा रखा है। अब उसका एरिया ही अगर मान लो 10 किलोमीटर स्क्वायर का हो और उसने 9 किलोमीटर स्क्वायर पे वन लगा रखा हो, तो उसकी क्या गलती है, उसको क्षेत्रफल के अनुसार उसके पास तो 9 ही किलोमीटर स्क्वायर बनते हैं, लेकिन वो प्रतिशत के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, 90%। ठीक है, ये हो गया 90%। तो यहाँ पे हम देखते हैं, वैसे 90% वन क्षेत्र जल्दी कहीं नहीं पाए जाते, और उधर आदिवासी क्षेत्रों को छोड़ के, जैसे लक्षद्वीप हुआ और 7 सिस्टर्स में कुछ प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार वगैरह। प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा सोनभद्र है, सोनभद्र 34%। ठीक, चंदौली 21%, और श्रावस्ती 20%। ठीक, इन लोगों ने अपने यहाँ, सोनभद्र ने 34% क्षेत्र में लगा रखा है, चंदौली 21% पे लगा रखा है, और श्रावस्ती ने 20% पे लगा रखा है। ये क्या है, कहाँ कहाँ है सब, ये है श्रावस्ती,
तराई क्षेत्र का बेल्ट, ठीक है, बहराइच के आसपास। लेकिन चंदौली जो है वो वाराणसी के बगल में है, ठीक। और सोनभद्र नीचे है, ठीक। सोनभद्र ये नीचे वाला ज़िला हो गया। इसके ऊपर जाएंगे, इधर मिर्ज़ापुर के ऊपर जाएंगे तो इधर चंदौली पड़ गया। चंदौली के बाद इधर गाजीपुर, गाजीपुर के बाद बलिया से गंगा जो जाती हैं। तो सोनभद्र, चंदौली और श्रावस्ती, ये प्रतिशत इनका है 34, चंदौली का है 21 और इनका है 20%, ठीक। एरिया तो याद हो गया। क्षेत्रफल के हिसाब से क्या क्या था? क्षेत्रफल के हिसाब से सोना, खीरा और अब यहाँ पे है सोनचंद, श्रावस्ती या श्रीवस्ती, श्रीवल्ली, ठीक। तो सर्वाधिक हो गया किसका? सोनभद्र का 34%, उसके बाद चंदौली 21% और श्रावस्ती 20%। ये है सोनभद्र 34%, ये है चंदौली लगभग 21% और 20% पे है श्रावस्ती, ठीक। ये सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से सोनभद्र, चंदौली, श्रावस्ती, सोनभद्र, चंदौली, श्रावस्ती, यस सी यस, ऐसा कुछ। सोनचंद्र श्रावस्ती के पास परसेंटेज अधिक है। अब अधिकतम के बाद हम न्यूनतम देख लेते हैं। न्यूनतम किनके पास है? तो सबसे न्यूनतम है भदोही के पास 5 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर स्क्वायर भदोही। मऊ के पास है 11.37 किलोमीटर स्क्वायर और संभल के पास है 12.47 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक। तो क्या है, इधर हो गया भदोही आ गया वाराणसी के और प्रयागराज के बीच में पड़ता है भदोही, संत रविदास। ये अगर है वाराणसी और ये है प्रयागराज तो दोनों के जस्ट बीच में है भदोही। तो इसमें सबसे कम भदोही वाले कालीन बिछाने के चक्कर में सारे जंगल काट दिए। क्या? कालीन के चक्कर में, कालीन बिछाने के लिए जंगल साफ हो गया, ठीक। दूसरा है मऊ, आजमगढ़, मऊ, बलिया। मऊ पड़ता है आजमगढ़ और बलिया के बीच में 11 किलोमीटर। और संभल तो आपका यहाँ पड़ेगा अमरोहा के बगल संभल, ठीक। इधर बरेली, बदायूं, रामपुर, ठीक है। पहले बरेली फिर इधर रामपुर, तो इधर नीचे पड़ेगा अमरोहा, उसके बगल में पड़ेगा संभल याद है? हड्डी, इसका ओडीओपी क्या है? सींग या हड्डियों से बने हुए उत्पाद। और यही संभल है जहाँ पे कलयुग के कल्कि का अवतार होना है, ठीक। तो भदोही, मऊ, संभल, बीएमएस सबसे कम भदोही और न्यूनतम वन आवरण वाले। तो संभल प्रतिशत के क्षेत्र में संभल 0.50%, आधा % भी नहीं है। भदोही 0.51%, उनसे थोड़ा ज़्यादा। और मैनपुरी है 0.63%, ठीक। 100 रुपये में 63 पैसे, 100 रुपये में 63 पैसे। तो क्या है? संभल, भदोही और मैन, एसबी मैन। अब वनावरण में सबसे ज़्यादा परिवर्तन कहाँ पे हुआ? सर्वाधिक वृद्धि झांसी में हुई 34 किलोमीटर का, किलोमीटर स्क्वायर, हमेशा ये क्षेत्रफल है ना तो किलोमीटर स्क्वायर में रहेगा, ठीक है। सर्वाधिक कमी कहाँ आई? लखीमपुर खीरी में, इसने 27 किलोमीटर का जंगल माइनस में दे रखा है, यानी कि ख़त्म कर दिया, ख़त्म किया खीरी वालों ने। जबकि ये सेकंड नंबर पे अभी भी है, ख़त्म करने के बाद 27 किलोमीटर स्क्वायर, पहले ही ज़्यादा था। कुल मिलाकर सर्वाधिक वनावरण वाला जिला अभी भी सोनभद्र है। तो सोनभद्र हमेशा टॉपर है, चाहे क्षेत्रफल में आए चाहे परसेंटेज में आए, ठीक। और सबसे ज़्यादा ख़त्म अगर किसी ने किया है तो खीरी वालों ने, और सबसे ज़्यादा बढ़ाया अगर किसी ने है तो झांसी वालों ने।
तो जो 118 किलोमीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल बढ़ा है 2021 से लेके 2023 के बीच में, उसमें 34 किलोमीटर अकेले झांसी का योगदान है। 34 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक। अत्यंत सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट। अब वेरी डेंस फॉरेस्ट किसे कहा जाएगा? अत्यंत सघन, VDF, वेरी डेंस फॉरेस्ट। अगर किसी भी क्षेत्रफल में के 70% हिस्से में या 70% से अधिक, ये 70% ये मान लो 70% से अधिक कैनोपी वन की है तो उसे कहा जाएगा वेरी डेंस फॉरेस्ट, VDF। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ है? लखीमपुर खीरी में 805 किलोमीटर स्क्वायर। ये एकदम सघन वन है, जहाँ पे समझ लो 1 हेक्टेयर का 70% भाग जंगल से भरा है। वैसे जंगल होने के लिए 1 हेक्टेयर में केवल 10% ही चाहिए। कितना चाहिए? FSI के अनुसार, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार केवल 10% ही चाहिए। लेकिन अगर 10 से ज़्यादा 70% या 70% से अधिक क्षेत्रफल हो गया तो उसको कहेंगे वेरी डेंस, बहुत घना सघन जो वन है, एकदम घना वन है। और सबसे ज़्यादा सघन वन पाए जाएंगे 805, कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में। और न्यूनतम सघन वन कुशीनगर में है। यहाँ घना वन जो है वो बिल्कुल कम है, 0.07%। तो सघन वन की सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, सघन वन का सबसे ज़्यादा क्षेत्र लखीमपुर खीरी में हो, और सबसे कम क्षेत्रफल वहाँ पे है। सघन वन कहाँ पे नहीं है या बहुत कम है? वो है कुशीनगर जिला। ठीक। मध्यम घन और सघन वन देखते हैं। मध्यम सघन वन होता है 40% से 70% के बीच में। कैनोपी कितनी होनी चाहिए? 40% से 70% के बीच में। तो इसे क्या बोला जाएगा? मध्यम सघन वन। और ये मध्यम आकार के जो वन है सघनता में, वो है सोनभद्र में सबसे ज़्यादा। यहाँ पे सोनभद्र दूसरे नंबर पे आ गया। ठीक। कैनोपी के मामले में, जब आप कैनोपी या डेंसिटी के मामले में देखेंगे तो यहाँ पे लखीमपुर खीरी टॉप पे है, और सेकंड नंबर पे आ गया कौन? सोनभद्र। न्यूनतम है मध्यम वन है बलिया में। तो मध्यम वन में सोनभद्र टू बलिया। सोनभद्र कहाँ है? नीचे। बलिया कहाँ है? जहाँ से गंगा एग्जिट करती हैं। ठीक। खुले वन किन्हें कहा जाएगा? जहाँ पे कैनोपी 10% से 40% के बीच में होगी। ठीक। और ये सर्वाधिक खुला वन सोनभद्र के पास है, और न्यूनतम है भदोही के पास। भदोही के पास तो कुल वन की क्षेत्रफल ही कम है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम वन कहाँ पे है? भदोही में। और खुले वन भी सबसे कम भदोही में है, 4.5 किलोमीटर, 4.94 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक। सबसे ज़्यादा खुला वन कहाँ पे है? सोनभद्र में। तो सोनभद्र जो अपना ज़िला है, सबसे ज़्यादा एरिया, पूरा फिर से देखते हैं। सोनभद्र एरिया में, परसेंटेज में, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में, और ओपन फॉरेस्ट में, इस 3 में सर्वाधिक फर्स्ट नंबर पे है सोनभद्र जिला। ठीक। कौन से नंबर पे है? फर्स्ट। ये सेकंड नंबर पे किस पे है? वेरी डेंस फॉरेस्ट में, BDF। और इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन है? क्योंकि लखीमपुर खीरी है। ठीक। उत्तर प्रदेश में कुल टाइगर रिजर्व क्या है? कितने? 4 हैं। कितने उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व? 4 में। तो सबसे पहला हम टाइगर रिजर्व देखते हैं, दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक है। स्थापना, टाइगर रिजर्व की स्थापना सन 1987-88 में की गई थी दुधवा के। वैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तो पहले से था, लेकिन इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया 1987-88 में। ठीक। ये कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में है। इसका क्षेत्रफल 2200 किलोमीटर स्क्वायर से याद करो। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। तो फर्स्ट नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा है? दुधवा, जो दूध देता है कहाँ पे? खीरी में, खीर बनाने के लिए। और ये टाइगर रिजर्व, टाइगर का दूध, सबसे बड़ा टाइगर का दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है। ये कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। इसके अंतर्गत दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो दुधवा पूरा नेशनल पार्क जो है वो लिया गया है टाइगर रिजर्व में। किशनपुर व कतरनिया घाट वन्य जीव विहार भी लिया गया है। तो जैसे आप देखिए, ये था दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या था? ये था किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य,
ये था कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, ये 3 थे। अब इन तीनों को मिला के बोला गया कि दुधवा टाइगर रिजर्व है। ये तीनों मिला के क्या है? दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक, तो दुधवा टाइगर रिजर्व ऐसा नहीं केवल लखीमपुर खीरी में आता है। लखीमपुर खीरी तो उसका एक छोटा सा एरिया है, क्योंकि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो सबसे फेमस है। बाकी कतरनिया घाट और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों को भी ऐड किया गया है टाइगर्स। तो टाइगर यहाँ रहें, चाहे यहाँ रहें, चाहे यहाँ रहें, चाहे किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर जाए घूम के, और चाहे घूम के कतरनिया घाट में चला जाए, और फिर वापस किशनपुर कतरनिया घाट, ये बहराइच वाला क्षेत्र है, और फिर वापस लखीमपुर खीरी में आ जाए, तो ये सब में जितने टाइगर होंगे सबको गिना जाएगा दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक, इनका संरक्षण इसी योजना, इनका सारा पैसा दुधवा टाइगर रिजर्व को दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि वो टाइगर किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य में है या कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य में है, ऐसा कुछ। और दुधवा टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? 1987। कितना जोड़ा गया? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को, वन्यजीव अभयारण्य किशनपुर, वन्यजीव अभयारण्य कतरनिया घाट। अब है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। ये है 21 जुलाई 2012 को। ठीक, वो कब को था? 87-88 में। ये इसका है बिजनौर। कुल क्षेत्रफल मात्र 80 किलोमीटर स्क्वायर। उसका तो 2200 था ना दुधवा का, क्योंकि 3 ठो जोड़े थे लगातार, इनका बस 80 किलोमीटर स्क्वायर। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा अमान, जिसका कोई मान ही नहीं है, अमानगढ़। ऐसा गढ़ टाइगरों का जिसका कोई मान नहीं है, अमान। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटा है, मात्र 80 किलोमीटर स्क्वायर का है, इसलिए इसका कोई मान नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व सबसे छोटा है? तो अमानगढ़। और ये कहाँ पे है? बिजनौर में। ठीक, और इसकी विशेषता जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बफर क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे बफर क्षेत्र बीच में, जहाँ पे ये ख़त्म होता है उसके बाद थोड़ा सा एक्सटेंशन में ये बफर क्षेत्र है। कौन? अमानगढ़। पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2014। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच 730 किलोमीटर। तो लखीमपुर खीरी ये है, अगर लखीमपुर खीरी तो इसके इधर पड़ता है पीलीभीत। पीलीभीत 2014, लखीमपुर खीरी, बहराइच 730 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, ये आप यहाँ देख सकते हैं, एक मैप है पीलीभीत टाइगर रिजर्व का। ये है दुधवा टाइगर रिजर्व, ये है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, यहाँ पे पड़ता है, और ये है थोड़ा सा रानीपुर टाइगर रिजर्व। हाईएस्ट डेंसिटी है पीलीभीत का, पेरेंट रिजर्व है, कॉर्बेट बफर है, और न्यूएस्ट एंट्रेंस टू द प्लेट्यू। ठीक, तो यहाँ पे घनत्व सर्वाधिक है टाइगर का। तो बाघों का घनत्व सर्वाधिक कहाँ है? सर्वाधिक पीलीभीत में है, क्योंकि बाघ होते हैं पीले, पीला पीला धारियाँ होती है ना, तो यहाँ की सर्वाधिक जो बाघ पाए जाएंगे वो कहाँ? पीलीभीत में पाए जाएंगे। ठीक है, इसे TX2 अवार्ड भी मिला था बाघों की संख्या दुगनी करने के। संख्या कितनी? 2 गुनी, 2x करने के लिए इसे TX2 अवार्ड भी मिला था। ठीक है, पीलीभीत को, ये याद रखिएगा फैक्ट। रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापना 2022 में हुआ, सबसे लेटेस्ट है। कुल क्षेत्रफल 529 किलोमीटर स्क्वायर का है। उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 53वां राष्ट्रीय रिजर्व है। ठीक है, रानीपुर, ये चित्रकूट में है। कहाँ पे है? चित्रकूट में। ये थोड़ा सा है टाइगर रिजर्व दुधवा। कोर क्षेत्र इतना है, बफर क्षेत्र इतना है, कुल क्षेत्रफल इतना है। पीलीभीत उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है। तो फर्स्ट एरिया, सेकंड एरिया, थर्ड एरिया और फोर्थ एरिया। अगर आपको एरिया वाइज सजाने के लिए मिले तो आप क्षेत्रफल के हिसाब से, तो फर्स्ट नंबर पे आप रखेंगे दुधवा को, और सेकंड नंबर पे आप रखेंगे पीलीभीत को। तो दुधवा और पीलीभीत आसपास हैं, तो दुधवा और पीलीभीत आसपास रहेंगे। थर्ड आप रानीपुर रखेंगे, और फोर्थ आप रखेंगे अमानगढ़ में। एक बात बताएं आपसे, ये अमानगढ़ और दुधवा सबको याद रहेंगे, और पीलीभीत और रानीपुर में अधिकांश लोग कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है,
ये फर्स्ट है तो सबको याद रहेगा, और लास्ट वाला भी सबको याद रहेगा। लेकिन दुधवा के बगल में है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तो ये सेकंड नंबर पे है पीलीभीत, ये याद रखिएगा। रानीपुर थर्ड पे है क्षेत्रफल के माध्यम से हिसाब से। देखिए, प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना वर्ष कब है? 1968 68। दुधवा वन्य जीव विहार, पहले इसे वन्य जीव विहार के रूप में स्थापित किया गया था। 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। कब? तो 1968 में वन्य जीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1977 में आके इसे नेशनल पार्क, और 1987 में आके 88 में आके इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। 68 हर 10 साल के बाद, लगभग 9 साल के बाद 77 राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। उसके 8 9 10 साल के बाद टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो 68 से शुरू होकर 88 तक गए ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का खेल। स्थापना और क्षेत्रफल कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा नहीं। उद्देश्य बारहसिंघा एवं अन्य दुर्लभ वन्य जीव प्रजातियों का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण। कुछ भी लिखिए, आपको तब मेंस में लिखना होगा। ये सब तो उद्देश्य बहुत। अभी आपने पढ़ा था कि अमानगढ़ जो था, अमानगढ़ वो जिम कॉर्बेट का बफर क्षेत्र था, ठीक है ना, और सबसे छोटा था। तो आप कोर एरिया और बफर एरिया थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, तो आप एक देख लीजिए कोर एरिया किसे कहते हैं। यह उद्यान का सबसे भीतरी और सबसे सुरक्षित, कोर मतलब एकदम अंदर वाला, गोद, क्रोड, ठीक ना। लेकिन बफर क्षेत्र या कोर क्षेत्र के चारों ओर फैला क्षेत्र होता है। तो सबसे पहले आएगा कोर, और फिर उसके बाद आएगा बफर, उसके बाद आएगा संक्रमण। तो ये हो गया कोर, जो सबसे अंदर का क्षेत्र होगा, जो सबसे ज़्यादा संरक्षित होगा। फिर आएगा बफर, और फिर आएगा संक्रमण। तीसरा लेयर क्या होगा? संक्रमण, संक्रमण क्षेत्र, बफर क्षेत्र, और क्षेत्र लगा लीजिएगा, ठीक। उद्यान का सबसे भीतरी और सबसे सुरक्षित कोर एरिया, ठीक। वन्य जीवों को पूरी तरीके से प्राकृतिक और अशांत मुक्त, मतलब एकदम शांति रहती है। इंसानों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित होता है, पर्यटन की भी अनुमति नहीं होती है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कड़े नियम लागू, सबसे कड़े नियम लागू। कोर क्षेत्र में कोई इंसान पर्यटन के लिए भी नहीं घुस सकता, जंगल अपना जंगल, शेर का जंगल। लेकिन बफर क्षेत्र कोर क्षेत्र के चारों ओर फैला हुआ क्षेत्र होता है, वन्य जीवों और इंसानों के बीच एक मध्यस्थ का लिंक का कार्य करता है। यहाँ नियंत्रित मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है, नियंत्रित पर्यटन जैसे सफारी या शोध की अनुमति होती है। नियम थोड़े लचीले, ताकि स्थानीय लोग लकड़ी या चारा आदि ले सकें। तो कोर क्षेत्र में तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल और केवल जंगल का राज चलेगा। लेकिन इंसान बफर क्षेत्र में, बफर है तो थोड़ा बहुत इंसान जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं सब कुछ करने आएंगे कि वहाँ जाके टिक के हेलीपैड बनाएंगे, हेलीकॉप्टर होटल बनाएंगे। कुछ नहीं, जाएंगे घूम के चले आएंगे, थोड़ा सफारी से घूम ले, या फिर कोई रिसर्च करना है जानवरों के ऊपर, तो बफर क्षेत्र में जाके तो कर नहीं सकते, वो कोर क्षेत्र में, तो बफर क्षेत्र में जाएंगे। लेकिन संक्रमण क्षेत्र क्या है? बफर क्षेत्र के बाहर भी एक क्षेत्र होता है, ठीक, जिसे संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। यहाँ स्थानीय लोग खेती और स्थानीय बस्तियाँ बनाकर रह सकते हैं, ठीक है। तो ये है बफर क्षेत्र, जहाँ पे स्थानीय बस्तियाँ बनाकर रहा जा सकता है। अब हम आएंगे उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार, कुल 14 पक्षी विहार। तो 14 पक्षी विहारों का क्रम देख लेते हैं। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, जिसे लास्ट में नवाबगंज कहा जाता था, उन्नाव में है। तो याद किया था ना, उन्नाव, नवाब की नाव, नवाबगंज, नवाब की नाव, उन्नाव उनकी नाव। लाख बहोसी कन्नौज, ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है। वैसे अभी फैक्ट्स आएंगे उसके। देखिए, कन्नौज को याद रखिएगा लाख बहोसी से। कैसे? क्योंकि कन्नौज में बनता है इत्र। क्या बनता है? इत्र। इत्र इतना इंटेंस था, इतना मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंस खुशबू थी उसकी, कि लाख लोगों को बेहोश कर देता था, ठीक। तो लाख बहोसी कन्नौज। शेखा अलीगढ़, कल जब हम झील याद कर रहे थे तो अली ही शेख है,
अली ही क्या है, शेख। रायबरेली समसपुर, ये तो 2 बार आप याद कर चुके हैं। राय साहब ने समान कर दिया सबको, समझ के सब इतना मारा। हरदोई सांडी, सांड था तो सब किसी को दिया, इतना ज़्यादा था। संत कबीर नगर बखिरा तो पक्षी विहार, ये तो आप झील में भी याद किए थे ना, संत कबीर जी ने दुनिया का बखेड़ा दुनिया में ही छोड़ दिया तो बखिरा। गौतम बुद्ध नगर, ये दिल्ली के पास है, ओखला वाला, ठीक है ना, ओखला दिल्ली के पास, ठीक। अब समान मैनपुरी, समन, ये समान नहीं है, समन है, समन, समन। तो आपको कल बताया था ना कि समन दे के किसको बुलाया जाता है, मैन को। कोर्ट ने समन दे के किसको बुलाया था, मैन को। गोंडा, पार्वती अर्गा, ये तो झीलों पे ही सारा है। महोबा, विजय सागर, महोबा हमीरपुर, यहाँ पे विजय। तो देखो महोबा के जो थे पहलवान, उनको मिला क्या, विजय, क्योंकि वो लोग थे वीर। एटा, पटना, बलिया, जयप्रकाश नारायण, सुरहा ताल। तो ये याद रखिएगा कि सुरहा ताल का नाम है जयप्रकाश नारायण, सुरहा, बलिया। तो ये पिछले लेक्चर में, झील वाले लेक्चर में अपने कहा कि बाल, बलिया, बलिया में क्या है, कानों की जो बलिया होती है उसमें है सुर। तो सुर है किसमें, सुर है किस ताल में, बलिया वाली ताल में, और उसी का नाम है जयप्रकाश नारायण। आगरा का सूर सरोवर, कीठम झील, इसी को क्या कहते हैं, कीठम झील, कल बताए थे। और प्रतापगढ़, भीमराव अम्बेडकर या बेंती ताल, बेंती ताल ना था, बेंती, अजगरा, नुइया, पिछले वाले लेक्चर में सबका ट्रिक याद है। तो प्रतापगढ़, भीमराव अम्बेडकर नगर। महत्वपूर्ण फैक्ट मान लीजिए, रट्टा करिए, धनाधन। उत्तर प्रदेश में कुल 14 पक्षी विहार हैं। पक्षी विहार कितने हैं, 14। सबसे बड़ा लाख बहोसी, ये लाख बहोसी, 1 लाख का नाम ही है लाख, तो लाख से बड़ा क्या लोगे। सबसे छोटा सेखा, ये सेख ही बघाड़ता था इसीलिए छोटा हो गया। और सेखा कहाँ है, अलीगढ़ में, अलीगढ़ ही, अली ही शेख था। नवाबगंज, सबसे पुराना पक्षी, नवाबगंज का नाम क्या हो गया, चंद्रशेखर आज़ाद। नवाब जी तो क्या हो गए, आज़ाद हो गए अब। और सुरहा का जयप्रकाश नारायण। विश्व के लगभग 40% सारस क्रेन, सारस मतलब सारस क्रेन, ये जो राजकीय पक्षी है, इसका साइंटिफिक नेम क्या बनाए थे, पहले लेक्चर में था हमारे, ग्रास एंटीगन। ग्रासलैंड में रहता है और एंटी मतलब नहीं मारा जा सकता, और गन से इसका साइंटिफिक नेम है ग्रास एंटीगन। ये 40% उत्तर प्रदेश में रहते हैं, विश्व के 40% सारस क्रेन। और सभी पक्षी विहार वन्य जीव अभयारण्य आवास में जुड़े हैं। दिसंबर के पहले सप्ताह में बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। तो पक्षी विहार है तो इनका भी एक महोत्सव मनाया जाता है दिसंबर फर्स्ट वीक, क्या, 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक, यानी कि पहला सप्ताह ऑफ दिसंबर, पक्षी उड़ाओ, पक्षी महोत्सव, ठीक। फैक्ट्स देखते हैं, तो वन्य जीव अभयारण्य के बारे में कुछ देखते हैं वन लाइनर फैक्ट्स ग्रुप में। उत्तर प्रदेश वन्य जीव संरक्षण संगठन की स्थापना कब हुई, 1956 में, 1956, ठीक है। वो 1956 का वर्ष याद है जिसमें 7वां संविधान संशोधन हुआ था और उत्तर प्रदेश का नक्शे का पुनर्गठन हुआ था। तो वर्तमान में कुल 12 वन्य जीव विहार हैं। सबसे पहला वन्य जीव विहार है वो चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव विहार, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 1957, 1957 यह पहला जीव विहार है। तो जीव पहले जो विहार करने गए वो चंद्रप्रभा में गए। कहाँ गए, चंद्रप्रभा में। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा वन्य जीव विहार क्या हुआ, हस्तिनापुर। तो सबसे पहला हुआ चंद्रप्रभा और सबसे बड़ा हुआ कौन सा, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वो कौरव और पांडवों के लिए फेमस है। तो समझो महाभारत का लड़ाई सबसे बड़ा था, सबसे बड़ी लड़ाई महाभारत की हुई थी। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ पे है, ललितपुर में, ठीक है। ये सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। तो 3 आपको याद हुआ, पहला ये ललितपुर में महावीर, महावीर, विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमित के संगी। वैसे महावीर नाम जैन मुनि जो थे उनके नाम पे पड़ा है, लेकिन सबसे छोटा है, नाम महावीर है लेकिन है सबसे छोटा वन्य जीव विहार। हस्तिना
पूर्व वन्यजीव विहार की स्थापना मुख्य रूप से बारहसिंगा संरक्षण के लिए की गई थी। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य कौन है? चंबल वन्यजीव घड़ियाल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और हस्तिनापुर जो सबसे बड़ा है वो किस लिए है? बड़ा है तो बारहसिंगा के लिए है। कैमूर वन्यजीव विहार में चीता, तेंदुआ और काला हिरण पाए जाते हैं। कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ पाया जाएगा? पीछे आप बुंदेलखंड क्षेत्र में देखेंगे, बुंदेलखंड या बघेलखंड क्षेत्र में देखेंगे। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ है? वाराणसी में कछुआ संरक्षण के लिए है। तो कछुआ धीरे धीरे चलता है वाराणसी में। किशनपुर वन्यजीव विहार बारहसिंगा और चीतल के लिए है। तो किशनपुर अभी आप देखे थे उधर दुधवा टाइगर रिजर्व में था, कतरनिया घाट के पहले, ठीक है। कतरनिया घाट वन्यजीव बाघ और तेंदुआ के लिए। रानीपुर वन्यजीव विहार, इसमें काला हिरण और चिंकारा। सोहागी बरवा और सुहेलवा, ये सुहेलवा कहाँ है? बहराइच में है, बारहसिंघा के लिए है। तो तराई बेल्ट जितना भी है हिरण और उसके लिए है, बारहसिंघा के लिए। उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पे है? महाराजगंज में स्थापित किया जा रहा है। ये सबसे फेमस आप इस समय याद कीजिए कि गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? महाराजगंज में। महाराजगंज कहाँ? ये कुशीनगर से जस्ट पहले। तो पूरब से अगर आप देखेंगे, पूरब और उत्तर से उत्तर प्रदेश के, तो सबसे पहला जिला इधर पड़ता है कुशीनगर, उसके जस्ट बाद पड़ता है महाराजगंज, ठीक है। गोरखपुर के उत्तर ऊपर महाराजगंज पड़ता है, ठीक। गोरखपुर से ऊपर महाराजगंज और कुशीनगर से पश्चिम महाराजगंज। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या आएंगे? गिद्ध। मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन मथुरा, ठीक है। तो वो कृष्ण भगवान वृंदावन और मथुरा में रहते थे और मोर का पंख लगाते थे। ये लुप्त प्रजाति प्रजनन केंद्र, जो भी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं अगर उनको उनको आगे बढ़ाना है तो कुकरेल लखनऊ, ये कुकरेल लखनऊ, कुकरेल नहीं है, कुकरेल है, सॉरी, ये ऐसा कुकरेल है, ठीक है ना। कुकरेल लखनऊ में स्थापित हुआ। बिजनौर सहारनपुर में हाथी रिजर्व, तराई हाथी रिजर्व। तो बिजनौर कहाँ पड़ता है? मुजफ्फरपुर, सहारनपुर पहले, फिर मुजफ्फरपुर, फिर बिजनौर, ये तीनों लगातार पड़ते हैं पश्चिम में, जैसे इधर महाराजगंज और कुशीनगर था, ठीक। तो बिजनौर और सहारनपुर में, मतलब सबसे लास्ट के दो जिले पश्चिम में लास्ट मतलब इन द पश्चिम के हिसाब से, सहारनपुर और बिजनौर में हाथी रिजर्व और तराई हाथी रिजर्व स्थापित किया गया है। वन्य जीव विहार का मुख्य उद्देश्य संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण है। तो वन्य जीव विहार क्यों स्थापित किया जाता है? ताकि संकटग्रस्त जो भी प्रजातियां हैं, जो एक्सिस्ट हो, मतलब जिनके एक्सटिंक्शन यानी विलोपन की स्थिति आ चुकी है, उनके लिए एक ऐसा विहार बनाया जाए जहाँ पे वो विचरण कर सकें और अपनी स्थिति को फिर से अच्छा कर सकें। जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए। तो पारिस्थितिकी संतुलन तभी बनेगी जब जैव विविधता संरक्षण रहेगा, जैव विविधता का संरक्षण किया जाएगा, तब जाके ये पारिस्थितिकी संतुलन बना रहेगा। ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक। अब उत्तर प्रदेश के मुख्य प्राणी उद्यान। तो प्राणी उद्यान क्या है? जूलॉजिकल पार्क। क्या है? जूलॉजिकल पार्क। ये होता है एक्स सीटू। संरक्षण दो प्रकार के होते हैं, इन सीटू और एक्स सीटू। तो ये क्या होता है? एक्स सीटू संरक्षण। बाह्य स्थाने, हिंदी में पढ़ेंगे आप जब पर्यावरण पढ़ेंगे, तो स्वस्थाने और बाह्य स्थाने संरक्षण, ठीक। तो तीन प्राणी उद्यान हैं। पहला है वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ। तो वाजिद अली शाह जो लखनऊ के नवाब थे, इनके समय में ये कथक नृत्य वगैरह बहुत अच्छा फेमस था। स्थापना वर्ष 1900, पूर्व नाम प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन, मतलब जब अंग्रेज थे 1921 में, सोचो, तो उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स रख दिया था जूलॉजिकल गार्डन, बाद में इसका नाम बना दिया गया वाजिद अली शाह। दूसरा है कानपुर जैविक उद्यान, कानपुर में है, पूर्व नाम एलन फॉरेस्ट जू, क्या नाम बना। और तीसरा अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान, गोरखपुर स्थान, गोरखपुर। तो ये तो अशफाकुल्ला खान तो वो थे ना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। अन्य प्रमुख संरक्षण एवं जागरूकता केंद्र, तितली पार्क लखनऊ एवं कानपुर प्राणी उद्यान में। तो जो लखनऊ का नवाब वाजिद अली शाह था, और कानपुर में तो कानपुर प्राणी उद्यान था, लखनऊ में कौन था? वाजिद।
जिद कर लिया। कहाँ पे? रहनी लखनऊ में। नाइट सफारी कहाँ पे है? ठीक है, नाइट सफारी लखनऊ में है। लायन सफारी पार्क शेर प्रजनन केंद्र इटावा में है। कहाँ पे है? लायन सफारी इटावा में है। ये जो समाजवादी सरकार थी उस समय पे ये चलाया गया था। मयूर संरक्षण वृंदावन मथुरा पत्र लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र कुकैल कुकरैल कुकरैल क्या कुकरैल या कुकैल कुकरैल। लायन कहाँ है? इटावा। और मयूर कहाँ है? मथुरा। ठीक। कुछ वन्य जीव एवं वन लाइनर फैक्ट्स ध्यान देंगे। ठीक है। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर सन 1974 को हुई थी। प्रदेश में वन महोत्सव 1952 से लेकर 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है और 1952 से। राज्य में वर्तमान वन नीति 2017 है। उत्तर प्रदेश का कुल वनावरण जो था 15,000, अभी आप पढ़े हो 6.24%। सर्वाधिक वनावरण सोनभद्र पढ़ चुके हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? भदोही या संत रविदास नगर। इनका क्षेत्र, इनके यहाँ 5 किलोमीटर ही था, आपने पढ़ा है। कितना किलोमीटर था? 5.4 किलोमीटर स्क्वायर लगभग। ठीक। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला जिला संभल है। इनका आपने पढ़ा था, संभल का 0.5%, 0.50% था इनका, संभल का सबसे कम था। सर्वाधिक वृद्धि झांसी में हुआ, कितना पढ़े थे? 34 किलोमीटर स्क्वायर। सर्वाधिक वनावरण कमी लखीमपुर खीरी में दर्ज की गई थी, कितना? 27 किलोमीटर काट दिया गया। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व? 4। रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां है और यूपी का 4था है। अमानगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा, अभी पढ़ा था, अमान, जिसका कोई मान नहीं है, क्यों? क्योंकि सबसे छोटा है। उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा 1957। सबसे छोटा है कौन सा? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। विहार करने लोग चंद्र गए थे, चंद्र के पास, चंद्रप्रभा के पास। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में महाभारत का लड़ाई की सबसे बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, तो सबसे बड़ा वन्य जीव विहार वहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार, सबसे छोटा महावीर। महावीर तो नाम से तो महावीर है, लेकिन है सबसे छोटा ललितपुर का। उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है? नवाबगंज उन्नाव। इसका नाम अब चंद्रशेखर आज़ाद पड़ गया। तो उत्तर प्रदेश का पक्षी विहार अगर है, पक्षी उड़ने का सबसे पहला विहार बनाया गया था उन्नाव, जिसका नाम पड़ गया चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोशी, लाख लोग को बेहोश करने वाला इत्र था, तो ये सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसका नाम ही लाख बहोशी पक्षी विहार है। ठीक है ना। सबसे छोटा शेखा पक्षी विहार, पक्षी में सबसे छोटा कौन सा है? शेखा, क्योंकि वो शेख ही बघाड़ता था, इसीलिए सबसे छोटा है। मयूर संरक्षण केंद्र मथुरा, लायन सफारी इटावा, नाइट सफारी लखनऊ में विकसित किया जा रहा है। गिद्ध प्रजनन केंद्र, अभी आपने पता है, गिद्ध का प्रजनन महाराजगंज में। कछुआ प्रजनन केंद्र कुकरैल लखनऊ तथा सारनाथ वाराणसी में हुआ है। तो कछुआ वाराणसी, कछुआ अगर वाराणसी न दिया हो तो सारनाथ लगाइएगा, और सारनाथ के साथ साथ लखनऊ के कुकरैल में, जहाँ पे लुप्त, कुकरैल में क्या था? कुकरैल में था लुप्त प्रजाति के प्रजनन का केंद्र, तो कछुआ भी उसी में है। उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम बेलहती सोनभद्र। ठीक है। कत्था खैर के वृक्ष से प्राप्त होता है। किससे? खैर से। माचिस की तीली सेमर और गुलेर की लकड़ी से बनाई जाती है। बीड़ी तेंदूपत्ते से बनाई जाती है। लकड़ी के खिलौने में सोनभद्र और वाराणसी बनाए जाते हैं। खेल का सामान मेरठ में प्रमुख रूप से बनाया जाता है। अब फॉरेस्ट पॉलिसी पे कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं हम, जो 2017 की है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी वर्तमान वन नीति लागू की गई है? तो 2017 वाली लेटेस्ट है। ठीक है। 2020 नहीं, फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी? 2017 में। कई नीतियाँ आ चुकी, तो फॉरेस्ट राज्य वन नीति 2017। उत्तर प्रदेश की राज्य वन नीति किस नीति का स्थान लिया है? तो 1998। पुरानी वन नीति कौन सी थी? 1998। अब जो वन की नीति बनाई गई है वो कितनी बनाई गई? 2017 में। राज्य वन नीति 2017 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वन क्षेत्र और सतत प्रबंधन
क्या वन क्षेत्र को बढ़ाना, वन नीति है तो वन क्षेत्र बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लेकिन उसका मैनेजमेंट करना है कैसा, सतत प्रबंधन करना है। ठीक है। उत्तर प्रदेश वन नीति 2017 के अनुसार लक्ष्य है कि राज्य में कितने प्रतिशत क्षेत्र पे वन बनाया जाएगा, तो सी 15%। ठीक है। अभी 2017 में हमने जो लक्ष्य रखा है वन नीति के अनुसार, उस पर केवल 15% वन बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। अभी हमारा कितना है, 6.24%। ठीक। वन नीति 2017 में किसे विशेष प्राथमिकता दी गई है, तो जैव विविधता संरक्षण। तो वन क्षेत्र बढ़ाना है, वन को बढ़ाना है, जैव विविधता संरक्षण करना है और वनों का सतत प्रबंधन करना है। ठीक। उत्तर प्रदेश वन नीति 2017 में किस कार्यक्रम को मजबूत करने का प्रावधान है, बी ऑप्शन, संयुक्त वन प्रबंधन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इस कार्यक्रम को मजबूत किया जाएगा। जॉइंट मैनेजमेंट क्या होगा, जॉइंटली मतलब संयुक्त रूप से किसी का साथ लिया जाएगा, वो सामूहिक या सामुदायिक साथ लिया जाएगा और उस अनुसार से हम वनों का प्रबंधन करेंगे, वनों का प्रबंधन करेंगे। ठीक। नीति के अनुसार किस प्रकार की वानिकी को बढ़ावा दिया गया है, सामाजिक और कृषि वानिकी को। क्या यही है, सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी बढ़ाने के लिए ही हम लोग सबका संयुक्त वन प्रबंधन करेंगे। ठीक है। वन नीति 2017 के अनुसार जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस प्रकार पर बल दिया गया है, कार्बन भंडारण बढ़ाने पर। कार्बन भंडार, जब हम वन बढ़ाएंगे तो वन सबसे ज़्यादा कार्बन अवशोषित करते हैं, मतलब कार्बन अवशोषण के और भी माध्यम होते हैं, लेकिन पेड़ सबसे ज़्यादा, और जैसे समुद्र भी होते हैं, वो वन कार्बन को अवशोषित करते हैं, लेकिन वन बढ़ा के हम कार्बन को अवशोषण कर सकते हैं। ठीक। कार्बन उत्सर्जन नहीं बढ़ाएंगे, वन बढ़ाएंगे तो कार्बन भंडारण बढ़ेगा। ग्रामीण वन नीति में ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका बढ़ाने के लिए किसे प्रोत्साहित किया गया है, तो वन आधारित रोजगार। ठीक। अब वन नीति है तो वन आधारित रोजगार ही बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश की वन नीति 2017 में किस प्रकार के अपराधों का नियंत्रण करने का लक्ष्य किया गया है, तो वन यौन अवैध कटान, तो जो वनों को अवैध रूप से काटते हैं। ठीक। नीति में शहरी क्षेत्रों में के लिए किसे बढ़ावा दिया गया है, तो शहरी वानिकी। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक वानिकी और कृषि वानिकी, और शहरी क्षेत्रों में शहरी वानिकी। उत्तर प्रदेश वन नीति 2017 में इको टूरिज्म क्या है, इको टूरिज्म। इको टूरिज्म क्या होता है, ऐसा जो पर्यावरण संबंधी क्षेत्रों के लिए या वन संबंधी क्षेत्रों में जो पर्यटन बढ़ाया जाता है उसे इको टूरिज्म कहते हैं। ठीक है। सतत और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, मतलब सतत पर्यटन और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन। नीति में किस संसाधन संरक्षण को महत्व दिया गया है, तो जल एवं खनिज संरक्षण। ठीक। वन नीति है 2017 कौन से संसाधन का संरक्षण करेगी, जल और मिट्टी संरक्षण। जब जल होगा और मिट्टी उर्वरक होगी तभी वन का विस्तार बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश वन नीति 2000 किस पर आधारित है, सतत विकास पर आधारित है। 2015 की स्थानीय समुदायों की भूमिका किस रूप में मानी गई है, स्थानीय समुदाय जो लेंगे, लोकल वहाँ के, जैसे कोई वन है उसके आसपास रहने वाले जो लोकल लोग हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। ठीक है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में कुछ प्रश्न क्या हैं देख लेते हैं फटाफट, आप पढ़ ही चुके हैं वैसे। कुल वन आवरण कितना है, 15,000। ठीक है, 15,045.80 किलोमीटर। राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 6.24 क्षेत्रफल है। 2023 के बीच वन आवरण की वृद्धि हुई थी 118.43 किलोमीटर की। ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला सोनभद्र, चाहे क्षेत्रफल चाहे परसेंटेज। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला तो भी सोनभद्र। ठीक है। न्यूनतम वन आवरण क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, भदोही। सबसे कम वन इनका आपने पढ़ा था 5 पॉइंट समथिंग किलोमीटर का ही था। न्यूनतम वन आवरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, आप संभल पढ़े थे, प्रतिशत इनका था 0.05%। ठीक है। सर्वाधिक वन आवरण की वृद्धि झांसी की रानी ने सबसे ज़्यादा पेड़ लगाए थे। फिर देखेंगे सर्वाधिक वन आवरण की कमी वाला जिला, सबसे ज़्यादा कम वन की कटाई कहाँ की गई थी, लखीमपुर खीरी में। ठीक है। कितना 27 किलोमीटर स्क्वायर की ज़मीन काट दी गई थी, जंगल।
अत्यंत सघन वन का सर्वाधिक किस जिले में है? लखीमपुर खीरी में है, आपने पढ़ा था 900-800 समथिंग किलोमीटर स्क्वायर। मध्यम वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस में था? सोनभद्र में था। सोनभद्र कितना है? सोनभद्र मध्यम वन। और खुले वन सर्वाधिक कहाँ है? ये भी सोनभद्र में है। श्रब लैंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस में पाया जाता है? झांसी में पाया जाता है। श्रब लैंड मतलब कटीली झाड़ियाँ, कटीली झाड़, ठीक। तो झांसी ये बुंदेलखंड के क्षेत्रफल, बुंदेलखंड का एरिया है, तो यहाँ पे पानी नहीं पाए जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा यहीं पाए जाएंगे, ठीक। श्रबलैंड का न्यूनतम क्षेत्र कहाँ पे है? अमेठी, तो यहाँ पे श्रबलैंड नहीं पाए। चैंपियन एंड सेठ का वर्गीकरण किस प्रकार, कितने प्रकार के वन हैं? एक है चैंपियन एंड सेठ, ये वर्गीकरण आता है। तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने कितने प्रकार के वन बनाए थे? तो उत्तर प्रदेश में इन्होंने कुल 29 प्रकार के वन बनाए थे। तो अगर आपको पता चलता है 29 प्रकार के वन कहाँ पे हैं, किसके अनुसार वर्गीकरण किया गया है, तो चैंपियन एंड सेठ के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 29 प्रकार के वन। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाले वन प्रकार कौन सा है? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंध तो है ही है, शुष्क रहेगा। यहाँ पे आपने पढ़ा था ना 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होगी। और पर्णपाती तो हमेशा उत्तर प्रदेश में रहेगा, तो उष्ण कटिबंध रहेगा और पर्णपाती रहेगा ज़्यादातर वनों में, और यही सर्वाधिक पाए जाते हैं। और इनका क्षेत्र एरिया क्या पढ़ा था आपने? मध्य पढ़ा था और पूर्वी यूपी पढ़ा था, ठीक। वन स्थिति रिपोर्ट का कौन सा रिपोर्ट है? ये 18वीं था, 1987 से शुरू किया गया था, हर 2 वर्ष पे होता था। 2023 में 18वां वन रिपोर्ट है। भारत में वन सर्वेक्षण कितने वर्ष पे किया जाता है? हर 2 वर्ष पे किया जाता है। अत्यंत सघन वन का न्यूनतम क्षेत्र किस जिले में है? अत्यंत सघन वन का न्यूनतम क्षेत्र कुशीनगर में है। कुशीनगर में सघन क्षेत्र कम है, अत्यंत सघन वन सबसे कम है कुशीनगर में। का मध्यम सघन वन मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट का न्यूनतम क्षेत्र किस क्षेत्र में है? तो बलिया में है। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट का न्यूनतम कहाँ है? कुशीनगर में। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट का सबसे कम कहाँ है? बलिया में। खुले वन का न्यूनतम क्षेत्र कहाँ पे है? भदोही में। भदोही में तो सबसे ज़्यादा कम क्षेत्रफल का ही है क्षेत्रफल, तो खुला वन ही सबसे ज़्यादा कम होगा, ठीक है। प्रतिशत के आधार पर दूसरा सबसे अधिक वनावरण वाला जिला कौन सा है? तो ये होगा चंदौली। प्रतिशत यहाँ था 21%, पहला था सोनभद्र 34%, दूसरा था चंदौली, और तीसरा था कौन? श्रावस्ती 20%, ठीक है। तो प्रतिशत के हिसाब से ये था सोनभद्र 34%, चंदौली 21% और श्रावस्ती 20%, ठीक। क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सर्वाधिक वनावरण वाला जिला ये तो लखीमपुर खीरी था, ठीक है। वनावरण में वृद्धि तो सर्वाधिक झांसी, ठीक है। ये सर्वाधिक कमी जो थी ये लखीमपुर खीरी में थी 27। पीलीभीत न्यूनतम वृद्धि नहीं, चंदौली सर्वाधिक वृद्धि नहीं। श्रब क्षेत्र सबसे अधिक, ये तो बुंदेलखंड क्षेत्र होगा ना, यहाँ जहाँ पे कंटीली झाड़ियाँ पाई जाएंगी। सोनभद्र का वनावरण कितना प्रतिशत है? तो 34% है। यूपी का सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस प्राकृतिक क्षेत्र में है? तो विंध्य क्षेत्र में। अरे यही है विंध्य क्षेत्र ना, तो यहीं पे सोनभद्र और मिर्ज़ापुर पाया जाएगा ना। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल, वनावरण क्षेत्रफल जो है वो पहला तो सोनभद्र में है, दूसरा लखीमपुर खीरी में है, तीसरा फिर मिर्ज़ापुर में है। तो सोनभद्र भी यहीं है और मिर्ज़ापुर भी। अत्यंत सघन वन क्षेत्र कौन सा है? तराई क्षेत्र में ज़्यादा सघन वन पाए जाएंगे। और किस जिलों में सघन वन क्षेत्र लगभग नगण्य है? तो कुशीनगर में। अब तराई क्षेत्र में ही अत्यंत सघन वन पाए जाएंगे, और तराई क्षेत्र में पाया जाने वाला कुशीनगर यहाँ पे सबसे न्यूनतम सघन वन क्षेत्र है, ठीक। ओपन फॉरेस्ट सर्वाधिक न्यूनतम कहाँ पे हैं? ओपन फॉरेस्ट अधिकतम तो सोनभद्र में ओपन। निम्नलिखित में से कौन सा जिला वन क्षेत्र रिपोर्ट गिरावट के लिए सबसे प्रमुख है? लखीमपुर खीरी। कौन सा जिला वन क्षेत्र गिरावट के लिए प्रमुख है? लखीमपुर खीरी। इसमें सबसे 27 किलोमीटर स्क्वायर काट दिया गया वन, ये तो सबसे। रिपोर्ट के क्षेत्र में वन का विस्तार सर्वाधिक विस्तार हुआ है झांसी में, तो झांसी है बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है। तो बुंदेलखंड आंसर मार देंगे।
चैंपियन सनसेट वर्गीकरण से कौन सा वन प्रकार यूपी में प्रमुख है? तो शुष्क, उष्ण शुष्क पर्णपाती, उष्ण शुष्क पर्णपाती, ये सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है। पहला चीज़ उष्ण है, दूसरा शुष्क है, तीसरा पर्णपाती है। ठीक। कौन सा जिला श्रबलैंड के विस्तार के लिए प्रसिद्ध है? तो झांसी, बुंदेलखंड। बस। निम्नलिखित में से कौन सा जिला वन आवरण वन संरक्षण के लिए सर्वाधिक रणनीतिक है? तो सोनभद्र सबसे सर्वाधिक है, सब कुछ है। रिपोर्ट के अनुसार कौन सा वन प्रतिशत में न्यूनतम है? तो प्रतिशत में न्यूनतम जो है वो संभल है। संभल के जाओ, यहाँ पे सबसे कम प्रतिशत के वन हैं। और एरिया पूछेगा तो भदोही, एरिया में कौन सा है? भदोही। और प्रतिशत में कौन है? संभल। तो बहुत बहुत धन्यवाद।